हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ आवर लेक्चर सीरीज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आज बात करेंगे लेटर मुगल्स के बारे में। औरंगजेब की तानाशाही वाली रेन के बाद में ये फिक्स हो गया था कि अब मुगल्स ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाएंगे। औरंगजेब के सामने राजपूत, मराठास, जाट जैसे रीजनल पावर्स खड़े होने लग गए थे। मे बी वो उस समय औरंगजेब को हटा नहीं पाए, बट ये सिद्ध हो चुका था कि अब मुगल्स ज़्यादा समय तक रूल नहीं कर पाएंगे। लेटर मुगल्स जो थे वो काफ़ी वीक रूलर्स थे एज़ कम्पेयर टू दी अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहाँ, जहांगीर एंड औरंगजेब। लेटर मुगल्स में मोहम्मद शाह रंगीला की रेन 29 साल का लॉन्ग स्पेल था उनका, फिर भी कुछ खास हुआ नहीं उसमें, बल्कि मोहम्मद शाह की रेन के अंदर हैदराबाद, बंगाल, अवध और पंजाब जैसे अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए थे। बात करते हैं लेटर मुगल्स की। लेटर मुगल्स में बहादुर शाह ने 1709 से 1712 तक रूल किया। उसके बाद जहांदर शाह, फारूक शिया, रफ़ी उल दरजत, रफ़ी उद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर टू, शाहजहाँ थ्री, शाह आलम टू, अकबर टू और बहादुर शाह टू। ये सभी काफ़ी वीक रूलर्स थे, काफ़ी इनकम्पिटेंट भी थे, अकेले रूल नहीं कर सकते थे। किसी न किसी हेल्प से ही ये लोग किंग बने थे और उसी की हेल्प से रूल करते थे। एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। औरंगजेब के बाद में औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह वन किंग बना। बात करते हैं बहादुर शाह वन की। बहादुर शाह औरंगजेब के बेटे थे। बहादुर शाह के बारे में कहा जाता है कि ये औरंगजेब के खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसीज में शामिल थे। जब ये डेक्कन के गवर्नर थे तब ये मराठाओं के साथ मिले हुए थे, ऐसा इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया जाता था। औरंगजेब ने इनको 1 से 2 बार कैद में भी रखा था, बट फिर वापस छूट जाते थे और वापस कॉन्स्पिरेसी में लग जाते थे। औरंगजेब की मौत के बाद बिना कोई सक्सेसर डिसाइड किए हो गई थी, तो उनके सभी लड़कों में एम्परर बनने के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी और इसके अंदर बाजी मारते हैं बहादुर शाह वन, जो बैटल ऑफ जजाऊ में अपने दोनों भाई मोहम्मद आजम और काम बख्श को मार के एम्परर बन जाते हैं। एम्परर बनते ही सबसे पहले ये अपने पुराने फ्रेंड मराठाओं में मराठा प्रिंस शाहू को छोड़ देते हैं, जिसे औरंगजेब ने बंदी बना के रखा था। इनको कैफी खान, शाह बेखबर भी बोलते हैं। औरंगजेब के मरते ही राजपूत स्टेट आमेर और उदयपुर ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, बट बहादुर शाह ने उनके साथ नेगोशिएशंस बना के उनको अपने साथ बनाए रखा। वहीं पंजाब में सिख्स और मुस्लिम्स के बीच में दंगे फसाद चल रहे थे, तो बहादुर शाह अकेले वहाँ के कंट्रोल नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने राजपूतों की मदद से बहादुर शाह पे कंट्रोल किया, बट पकड़ उसको नहीं पाए थे। इसके बाद में बात करते हैं जहांदर शाह की। जहांदर शाह बहादुर शाह वन के ही बेटे थे। बहादुर शाह वन की डेथ के बाद में उनके बेटे अजीम उस शान और जहांदर शाह में एम्परर बनने की लड़ाई हो जाती है। जहांदर शाह जुल्फ़िकार खान की मदद से एम्परर बनते हैं, अजीम उस शान को बैटल में हरा देते हैं और जुल्फ़िकार खान को अपना पीएम बना देते हैं। जुल्फ़िकार खान काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा था। उसे पता था कि अब इंडिया पे रूल करना है तो राजपूत, मराठास इन सबसे बना के चलनी पड़ेगी, तो इनको खुश करने के लिए वो जजिया टैक्स को रिमूव कर देते हैं। जजिया टैक्स हिंदू लोगों पे लगाया जाता था। ये एक तरह का टैक्स था जिसके अंदर अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपसे एक टैक्स वसूला जाएगा, जिसे ये लोग जजिया बोलते थे। इसके अलावा इसने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इजारा सिस्टम को लॉन्च किया था। इजारा सिस्टम से पहले अकबर के समय में टोडरमल ने रेवेन्यू के लिए नई पद्धति लाई थी, जिसके अंदर किसानों से रेवेन्यू में फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड कर दिया जाता था और वही फिक्स्ड अमाउंट एज अ रेवेन्यू लिया जाता था। इजारा सिस्टम में क्या होता था, डायरेक्ट फार्मर से बात नहीं होती थी, उनकी जगह मिडलमैन डिसाइड किए जाते थे। मिडलमैन से एक फिक्स्ड अमाउंट एज अ रेवेन्यू डिसाइड किया जाता था और उसके बाद में मिडलमैन को फार्मर से फ्री छोड़ दिया जाता था, वो कोई भी रेवेन्यू उनसे कलेक्ट कर सकते थे।
इस तरह मुग़ल एम्पायर की रेवेन्यू इनकम फिक्स हो गई थी, बट जो पीजेंट्री थी, किसान लोग थे, उनको काफ़ी मुश्किलें होने लगी थी। इसके बाद में बात करते हैं फारुखशियार के बारे में। फारुखशियार जहांदर शाह के भाई अजीमुश शान का बेटा था। फारुखशियार को सैयद ब्रदर्स मदद करते हैं राजा बनने में। फारुखशियार सैयद ब्रदर्स के साथ मिलकर जहांदर शाह को युद्ध में हरा देते हैं और राजा बनते हैं। इसके बाद में ये अजीत सिंह के खिलाफ कैंपेन शुरू करते हैं। अजीत सिंह ने अजमेर को अपने कब्जे में ले लिया था, तो फारुखशियार उसके खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं और अजीत सिंह सरेंडर कर देते हैं। इस तरह राजपूत रूलर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसके बाद में बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में बंदा बहादुर, जो अभी भी गिरफ्त से बाहर थे, उनको फारुखशियार के द्वारा पकड़ लिया जाता है और दिल्ली में लाकर उनका सर कलम कर दिया जाता है। हमने बात की थी लास्ट लेक्चर्स में, फारुखशियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान इशू किया था, जिसके तहत उन्होंने ब्रिटिश को काफ़ी ट्रेड रियायतें दी थी ट्रेड करने के लिए। फरमान के बारे में कहा जाता है कि जब फारुखशियार बीमार थे तो एक ब्रिटिश डॉक्टर की मदद से वो सही हुए थे, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान इशू कर दिया था। इसके बाद में जब सैयद ब्रदर्स की ताकत काफ़ी बढ़ जाती है तो फारुखशियार उनके खिलाफ साजिश रचने लगते हैं। बट सैयद ब्रदर्स को फारुखशियार के बारे में पता चल जाता है। वो वहाँ से महाराष्ट्र जाते हैं। महाराष्ट्र में वहाँ पे छत्रपति शाहू जी महाराज से मिलते हैं और डील साइन करते हैं कि मराठाओं को चौथ और सरदेश मुल्की देने की इजाज़त दे दी जाएगी पूरे डेक्कन के इलाके में। इसके बाद में वो दिल्ली आकर फारुखशियार को डिथ्रोन कर देते हैं। उसकी जगह नए रूलर रफ़ी उद दरजत को बैठा देते हैं। ये थे सैयद ब्रदर्स, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। रफ़ी उद दरजत राजा बनने के बाद ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं और ट्यूबरक्लोसिस से उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद में रफ़ी उद दौला को वो लोग राजा बनाते हैं, जो शाहजहाँ टू की उपाधि लेकर राजा बनते हैं। बट वो ओपियम एडिक्ट होते हैं और डिसेंट्री से मारे जाते हैं। इस तरह एक के बाद एक राजा बनाने के कारण सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर भी कहा जाने लगा था। इसके बाद में वो लोग मोहम्मद शाह को राजा बनाते हैं। मोहम्मद शाह जब राजा बनते हैं तो उनकी उम्र काफ़ी कम होती है और वो केवल 17 साल के होते हैं। राजा बनने के बाद में मोहम्मद शाह रंगीला जब रूल नहीं कर पाते हैं तो वो सैयद ब्रदर्स के खिलाफ हो जाते हैं और निज़ामुल मुल्क वही है जिन्होंने हैदराबाद की स्थापना की थी, उनके साथ मिलकर दोनों भाइयों को मार देते हैं। उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में जानते हैं। मोहम्मद शाह काफ़ी रंगीन मिजाज के होते हैं। ये दारू के नशे में धुत रहा करते थे। इन्हीं रंगीन मिजाज के कारण इनको रंगीला की उपाधि दी जाती है। ये काफ़ी केयरलेस भी होते हैं अपने राज्य को लेकर। 1737 में पेशवा बाजीराव मस्तानी के रणवीर सिंह दिल्ली के ऊपर केवल 500 लोगों के साथ चढ़ाई कर देते हैं और मोहम्मद शाह रंगीला उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते हैं। इससे अफ़गान रूलर नादिर शाह के हौसले बुलंद हो जाते हैं और 1739 में वो दिल्ली की तरफ बढ़ता है। जब वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा होता है और मोहम्मद शाह को इसके बारे में बताया जाता है तो वो कहते हैं कि अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। इन्हीं के कहने पर दिल्ली बहुत दूर है फेमस हुआ था। 1739 में जब नादिर शाह दिल्ली पहुंच जाता है तब तक भी युद्ध के लिए तैयार नहीं होते हैं। नादिर शाह 3 दिन तक दिल्ली को बुरी तरह लूटता है और मोहम्मद शाह रंगीला के फोर्ट में ही रहता है। वहाँ ये बहुत बड़ी रकम मोहम्मद शाह रंगीला से डिमांड करता है। डिमांड करने के बाद जब इसके खजाने खाली हो जाते हैं तो उसके बाद ये अपने ही वजीर और वहाँ के नोबल्स होते हैं उनसे रकम इकट्ठी करने को कहता है। पर वजीर और नोबल्स क्यों अपनी रकम राजा को देने लगे, तो मोहम्मद शाह रंगीला अपने ही सिपाहियों को भेजकर नोबल्स और वजीर्स वगैरह के घरों से खजाना निकलवाते हैं और नादिर शाह को देते हैं। इन्हीं को कहा जाता है
कि नादिर शाह को कोहिनूर भी इन्होंने दिया था। बात करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के सक्सेसर अहमद शाह की। अहमद शाह भी काफ़ी इनकम्पिटेंट रूलर होते हैं। ये सारा राजकाज अपनी माँ ऊधम बाई के हाथों में दे देते हैं। इन्हीं के दौरान मराठास के साथ अहमदिया ट्रीटी की जाती है, जिसके तहत मुग़ल केवल नॉमिनल रूलर्स रह जाते हैं और मराठास का पूरे टेरिटरी पर रूल हो जाता है। इन्हीं के समय में अहमद शाह अब्दाली 1748 से लेकर 1767 तक काफ़ी टाइम इंडिया के ऊपर रेड करता है। इस रेड से बचने के लिए अहमद शाह पंजाब का इलाका अहमद शाह अब्दाली को दे देते हैं। वहीं पंजाब अहमद शाह अब्दाली को देने के बाद अहमद शाह अब्दाली वहाँ के हिंदुओं को मार देता है। अहमद शाह ने अपनी बेटी की शादी भी अहमद शाह अब्दाली के बेटे से करवाई थी और अहमद शाह अब्दाली के साथ काफ़ी अच्छे पर्सनल रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश किए थे। इसके बाद में बात करते हैं आलमगीर टू की। ये जहांगीर शाह के बेटे थे। इनके रूल में इमादुल मुल्क निज़ाम मुल्क के ग्रैंडसन थे। ये मराठाओं की मदद से रूलिंग में काफ़ी ऊपर आ जाते हैं। इन्हीं के रेन में अहमद शाह अब्दाली वापस दिल्ली पे रेड करता है और मथुरा को बुरी तरह प्लंडर करता है। इसके बाद वापस चला जाता है और नजीब उद्दौला को एज अ गवर्नर अपॉइंट करके जाता है। अपने पावर में चरम सीमा पे रहे मराठा उस समय मराठाओं को ये बिल्कुल रास नहीं आया कि अब्दाली मुग़ल सल्तनत पर एक गवर्नर छोड़ के गया, तो मराठा दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और वहाँ के गवर्नर नजीब उद्दौला को हटा देते हैं। इमादुल मुल्क के साथ मराठा मिलकर विश्वास राव को दिल्ली की गद्दी पर बिठाने की तैयारी भी करते हैं, परंतु इमाद उल मुल्क को डर लगता है कि आलमगीर टू कहीं अहमद शाह अब्दाली के साथ न मिल जाए। इसके लिए इमाद आलमगीर टू को फिरोज शाह कोटला में बुला के चाकू से मारकर उनकी हत्या कर देता है। इसके बाद इमाद उल मुल्क अपने आदमी शाहजहाँ III को मुग़ल का एम्परर बनाता है। इस पीरियड में मराठास इमाद उल मुल्क के साथ मिलकर दिल्ली में काफ़ी लूट खसोट करते हैं, परंतु इस समय अब्दाली द्वारा अपॉइंट किए गए गवर्नर नजीब उद्दौला पुराने सिपा सलाहकारों के साथ मिलकर दिल्ली पर वापस कब्जा कर लेता है और शाह आलम II को वहाँ का एम्परर बना देता है। शाह आलम II मुग़ल हिस्ट्री में काफ़ी फेमस राजा रहे। इन्होंने 2 मेन युद्ध देखे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में लड़ा गया था और बैटल ऑफ बक्सर 1764। बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया था, जिसके अंदर अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को हरा देते हैं। बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शाह आलम II और अवध के नवाब के बीच में लड़ा गया था। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बैटल ऑफ बक्सर के बाद शाह आलम II ब्रिटिश को एक फरमान इशू करते हैं और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स भी दे देते हैं। इसके बाद ब्रिटिश इनको एज अ पेंशनर इलाहाबाद में बिठा देते हैं। बट मराठास बैटल ऑफ पानीपत हारने के बाद वापस पावर में आते हैं। शाह आलम II को इलाहाबाद से वापस दिल्ली ले जाकर बैठाते हैं और वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद में राजा बने अकबर II। अकबर II भी ब्रिटिश की पेंशनर ही रहे थे। अकबर II के बारे में 2-3 चीज़ें फेमस है। एक तो उन्होंने राजा राम मोहन रॉय केरला से थे, इन्हें ब्रिटेन भेजा था और टाइटल ऑफ राजा दिया था। KBC में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी। 1835 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को मुग़ल सल्तनत के अधीन मानने से इनकार कर देती है। अकबर II एक फेस्टिवल फूल वालों की सैर जो हिंदी मुस्लिम यूनिटी के लिए फेमस है, दिल्ली में आयोजित कराने के लिए जाना जाता है। यह फेस्टिवल आज भी बनाया जाता है। इसके अंदर एक प्रोसेशन निकाला जाता है। इसके बाद बात करते हैं आखिरी राजा बहादुर शाह जफ़र की। बहादुर शाह जफ़र केवल एक नॉमिनल राजा से रह गए थे, परंतु 1857 की क्रांति के समय, हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के समय जो इंडियन सिपाहियों ने रेबेल किया था वो दिल्ली पहुंचते हैं
और बहादुर शाह जफ़र को अपना राजा घोषित कर देते हैं। बहादुर शाह जफ़र कहते हैं कि मैं आप लोग को पे नहीं कर पाऊँगा, बट फिर भी वो उन्हें राजा घोषित कर देते हैं और ब्रिटिश के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। अंत में जब 1857 की क्रांति के ऊपर ब्रिटिश काबू पा लेते हैं तो बहादुर शाह जफ़र के ऊपर केस चलाया जाता है और इन्हें बर्मा भेज दिया जाता है, वहीं पे इनकी मृत्यु होती है। फ्रेंड्स, इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे वाई मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन क्यों हुआ था और अलग अलग रीजनल स्टेट्स के बारे में। बट इस लेक्चर में हमने पढ़ा लेटर मुगल्स की हिस्ट्री के बारे में। सो लेक्चर पसंद आया हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।